हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 वर्गीज कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम, उसकी बुक एक्सरसाइज। लेकिन उसमें से हम करेंगे लेट अस लर्न वाला पार्ट, ठीक है, जो कि आपका ग्रामर की एक्सरसाइजेस से रिलेटेड रहता है। और इसमें जो है मतलब काफी इजी भी हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी हैं जो एक्सरसाइजेस हैं। लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो हैं, तो थोड़ी लेंथी वीडियो होने वाली है। तो इसीलिए आपको पेशेंस भी ज्यादा चाहिए होगी। आराम से बैठ के इस वीडियो को देखिए, नोटबुक ले लीजिए, साथ में पेन ले लीजिए, अपने आंसर जो है उनको नोट कर लीजिए, या आप बुक ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं और बुक के ऊपर भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को समझना, ठीक है, ताकि कभी फ्यूचर में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े और आपको इतने अच्छे से चीजें समझ आ जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है जो काफी इजी है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स। हमने क्या करना है, इन सेंटेंसेस के अंदर, इन ईच सेंटेंस विद द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। इन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स अंडरलाइंड हैं उनको हमने रिप्लेस करना है किससे, ये जो बॉक्स के अंदर सिनोनिम्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से, ठीक है। यू में रेफर टू अ डिक्शनरी, आप एक डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने सॉल्व किया है तो अभी आप आंसर्स को मैच भी कर सकते हो। सो पहला है ही रिसीव द अवार्ड इन अ मैग्निफिसेंट सेरेमनी। सो मैग्निफिसेंट मतलब स्प्लेंडेड, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है स्प्लेंडेड। उसके बाद नेक्स्ट है मतलब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, मैग्निफिसेंट का मीनिंग होता है काफी शानदार और स्प्लेंडेड का मीनिंग भी होता है शानदार, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है आई फेल्ट अ फ्लीटिंग। फ्लीटिंग होता है जो कि टेम्परेरी होता है चीज, उसको हम फ्लीटिंग बोलते हैं, जो हमेशा नहीं रहती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। तो टेम्परेरी भी हो सकता है और मोमेंट्री भी हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर है मोमेंट्री। तो इसका मीनिंग है कि आई फेल्ट अ फ्लीटिंग जॉय व्हेन आई रिसीव द एप्रिसिएशन फॉर माय सॉन्ग, ठीक है। मुझे एक फ्लीटिंग जॉय फील हुआ, मतलब कि मोमेंट्री, टेम्परेरी था, जो थोड़े टाइम के लिए लगा, उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद वो भूल गया, ठीक है, उस चीज को। क्वेश्चन नंबर 3 है विद टुडेज इंस्टेंट कम्युनिकेशन। इंस्टेंट तो अब आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है। इंस्टेंट मतलब जब हम कहते हैं ना मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो रैपिड, स्विफ्ट, फास्ट, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया ये स्विफ्ट नंबर 3, ठीक है। इन आज का जो फास्ट कम्युनिकेशन का मतलब टाइम है, वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेकेंड्स। हम सेकेंड्स में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवर स्कूल फोकसेस ऑन द कोर वैल्यूज कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड यूनिटी। कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज का मतलब क्या है, एसेंशियल, जो जरूरी होती है, मैंडेटरी, ठीक है, बेसिक, जिससे बेस बनता है किसी चीज का, मतलब एसेंशियल। तो इसका फोर्थ का आंसर है एसेंशियल। उसके बाद फिफ्थ वन है माई टीचर्स एडवाइस ऑन टाइम मैनेजमेंट इज अ वैल्यूएबल रिमाइंडर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो वैल्यूएबल मतलब जिस चीज की वैल्यू होती है, जो यूजफुल होता है। तो ये हो गया नंबर 5। अब लास्ट आपको पता लग ही गया होगा, 6 बचा है, तो लाइफ लॉन्ग इसका आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, बुक्स पढ़ना और सॉन्ग सुनना, म्यूजिक सुनना, कैन गिव अबाइडिंग प्लेजर, मतलब एक लाइफ लॉन्ग प्लेजर, नॉट फ्लीटिंग, ठीक है। ये फ्लीटिंग का उल्टा भी हो सकता है, फ्लीटिंग होता है मोमेंट्री, लेकिन अबाइडिंग हो गया लाइफ लॉन्ग, जो हमेशा रहता है जिंदगी भर, ठीक है। सो इट गिव्स अस अ लाइफ लॉन्ग प्लेजर दैट विल लास्ट फॉर एवर। देखो आगे इसका मीनिंग का हिंट भी दे रखा है, जो कि हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो गया वो हो गया लाइफ लॉन्ग। आई होप आपके आंसर सभी जो है वो करेक्ट होंगे। अगर आपने इसको सॉल्व किया होगा, नहीं किया होगा तो आपको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, और इनको समझना और लर्न करना, ये नहीं कि अभी एक बार नोट कर लिया आंसर्स और उसके बाद आपने इसको भूल गए, ठीक है। ये आपकी वोकैब में भी एड ऑन करेगा और आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है मैच द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं और कॉलम 2 के अंदर मीनिंग्स दिए गए हैं, हमें इनको मैच करना है। इन ऑल ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी क्या होता है, ह्यूमिलिटी एक हमारे कैरेक्टर की या हमारी एक ऐसी क्वालिटी होती है जब हम किसी भी अच्छे अचीवमेंट का क्रेडिट दूसरों को देते हैं और अपने आप को ऐसे नहीं समझते कि हाँ आई एम द बॉस नाउ, ठीक है। ये वाली फीलिंग नहीं होती है। इसमें ये होता है कि मैंने जो भी अच्छा काम किया उस सब में आपकी सपोर्ट है, आपकी हेल्प है, आपके बिना मैं वो नहीं कर सकता था,
ठीक है। अब मान लीजिए अगर मेरा जो चैनल है वो धीरे धीरे अगर ग्रो कर रहा है, आप लोग मेरे को पसंद कर रहे हो, ठीक है, और एक दिन अगर मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बन जाती है, तो मैं अगर ये कहूंगी कि नो इट इज ओनली माई एफर्ट्स, तो मेरे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स, अगर मेरे स्टूडेंट्स ना होते तो आई एम नथिंग, और मैं हमेशा बच्चों को कहती भी हूँ कि विदाउट यू आई एम नथिंग, सो दिस क्वालिटी इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुतों में ये होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज, यहां आप देख लीजिए, ये रहा नंबर 4, बीइंग हम्बल एंड हैविंग नो फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। ठीक है, अपने आप को इंपॉर्टेंस ना देकर दूसरों को क्रेडिट देना और हम्बल रहना दूसरों के लिए, तो ये हो गया इन ऑल ह्यूमिलिटी। ठीक है, नंबर 4। उसके बाद है होल्ड देयर हेड्स हाई। होल्ड देयर हेड्स हाई का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंट, मतलब सर उठाना, सर उठाकर जीना। ठीक है, और पॉजिटिव फीलिंग। सो इसका जो आंसर है दैट इज 6, बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ पॉजिटिव फीलिंग। ठीक है, नंबर 6। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देती हूँ, ये नंबर 6 है, ये नंबर 4 है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बाद में मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैडम आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती। भाई मेरी डॉक्टरों वाली हैंडराइटिंग हो गई है। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट का मतलब क्या? हम जब कभी किसी को कहते हैं ना कि यार टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मैं बताऊं तुम आज बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, मतलब पूरी क्लैरिटी के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो टू स्पीक इन अ ट्रूथफुल वे। सो ये हो गया नंबर 1, सच्चाई से बात करना, भी सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। नेक्स्ट है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। ये तो आपको पता ही होगा कि हम जब अपनी बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट करते हैं, अपने सारे एफर्ट्स को लगा देते हैं, ठीक है, सारा अपना जो स्किल्स है उनका यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। तो इसका आंसर है नंबर 2 वाला, डूइंग समथिंग यूजिंग ऑल योर स्किल्स, टैलेंट्स एंड नॉलेज। किसी काम को अपनी सारी नॉलेज, सारे टैलेंट, सारे स्किल्स का यूज करते हुए करना, मतलब अपना बेस्ट ट्राई करना। उसके बाद है लुक्ड एट इन एव। इसका मीनिंग होता है सरप्राइज में देखना, या फिर जैसे हैरानी से, या फिर ग्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इसका नंबर 3 आंसर है, ऑब्जर्व विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड वंडर। उसके बाद नंबर 6 है समवेयर डीप डाउन। समवेयर डीप डाउन मतलब इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल्फ, मतलब कहीं मेरे दिल के एक कोने में, कहीं मेरे अंदर, बिल्कुल मेरे गहराई में, दिल की गहराई में। तो इसका जो आंसर है कि इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल्फ, दैट इज समवेयर डीप डाउन। ठीक है, तो नंबर 5 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। मैं नॉर्मल भी लिख देती हूँ, 1 है, इसका 2, इसका है 3, और इसका है लास्ट वाले का 5। ठीक है, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से क्लियर होगी। उसके बाद थर्ड वन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, पर फिर भी चलो मैं आपको दो आंसर जो इनमें से बता दूंगी। दो जो है आप खुद से क्रिएट करना, हो सके तो कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन। जितने वर्ड्स आप बना सकते हो, ठीक है, जितने ज्यादा बना सकते हो उतने वर्ड्स आपको बनाने हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स में से, इन्हीं वर्ड्स में से लेटर्स का यूज करते हुए आपको वर्ड्स बनाने हैं। 1 एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर किया गया है, जैसे कम्युनिटी वर्ड है, इसमें से सिटी, टॉय, ट्यून, यूनिटी, मिटनी, कॉट, ये काफी सारे वर्ड्स जो है वो निकल कर आए हैं। तो आपको भी इन बाकी वर्ड से भी ऐसे ही वर्ड्स जो है वो क्रिएट करने हैं। मैं दो वर्ड्स आपको करके दूंगी, बाकी जो है आप मतलब 5, 6, 10 जितने मैक्सिमम हो सके आप बना सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंट में से एक हो गया पोर्ट, ठीक है, और एक हो गया इम्पोर्ट। ठीक है, ये 2 वर्ड्स बन गए। अभी आप और बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि एंट, ठीक है, ऐसे करके टैन, जो भी आपको ठीक लगे, रैट। उसके बाद है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट वर्ड से हम वर्ड बना रहे हैं, एक तो मैग्नेट, ठीक है, और दूसरा साइट। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड से हम बना रहे हैं कोई भी, आप जो भी आप खुद भी बना सकते हो, जो मैं बना रही हूं उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि डेफ एंड डाई। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जनरेशन। जनरेशन से हम बना रहे हैं रैट एंड 10, सॉरी मैं टी लिखना था, 10। उसके बाद नेक्स्ट अचीवमेंट। अचीवमेंट में एक तो आपको दिख ही रहा होगा, दैट इज अचीव,
एंड एक आपका एक वर्ड भी हो सकता है, एक मतलब पेन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे और वर्ड्स हो सकते हैं, हाइव, ठीक है। ऐसे करके जो भी आपको अच्छे लगे आप इनसे और ज्यादा वर्ड फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ जो है ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ये है वर्ड गेम अंताक्षरी। अंताक्षरी आप सबको पता ही होता है, जब हम एक सॉन्ग गाते हैं और लास्ट में जिस लेटर पे आके रुकते हैं उसी लेटर से फिर दूसरे को गाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ड गेम, वर्ड अंताक्षरी खेलनी है। राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पर ये कुछ क्लूज दिए गए हैं, इनके सिनोनिम और एंटोनिम हमें यहाँ पर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिनोनिम ऑफ द फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वर्ड जो है मेजर, इसका जो सिनोनिम है वो यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट, ये टी पर खत्म हुआ। सेकंड वर्ड जो है प्रॉब्लम, उसका सिनोनिम है ट्रबल, वो टी से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रबल, अब हम ई से आगे का वर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो द सिनोनिम ऑफ द सेकंड वर्ड बिगिंस विद द टी, ट्रबल, लेटर टी, देन राइट द सिनोनिम ऑफ द थर्ड वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर ई। ये हमारा लास्ट वर्ड है, ठीक है। इस पे कंफ्यूज मत होना, ये जरूर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि मुझे भी हुआ था। अभी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। थर्ड आता है अनइवन। अनइवन का हमें एंटोनिम लिखना है, अनइवन का उल्टा, दैट इज इवन, ठीक है। उसके बाद है रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है तो दिस इज लेटर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आर मॉरल ड्यूटी। हमारी मॉरल ड्यूटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आपको कंफ्यूजन हुई होगी क्योंकि इसमें एक बॉक्स आपको कम लग रहा होगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर टी आ गया ना, अब आप सोच रहे होगे वाई के लिए तो कॉलम ही नहीं है, तो वाई भाई ये रहा, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले में नहीं था ये चीज, लेकिन दूसरी लाइन में ये चीज कवर अप कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटेड टू टाइम, टाइम से रिलेटेड है, दैट इज ईयर्स, ठीक है। ये ईयर्स हो गया। नेक्स्ट है प्रॉस्परस, दिस इज सिनोनिम, सिनोनिम का सॉरी प्रॉस्परस का सिनोनिम बताना है, दिस इज सक्सेसफुल, ये हो गया ऐसे सक्सेसफुल। अब आपको लग रहा होगा ये दो कॉलम खाली रह गए, लेकिन ये खाली नहीं रहे हैं, ये एंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट है, इसमें कुछ नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा बॉक्स है। ये कहता है रिलेटेड टू बीइंग अलाइव, तो इसका हो गया लिव, ठीक है, ऐसे, या लाइव, तो ये LIVE। यहाँ पर वर्ड हमारा खत्म हुआ और यहाँ पर एल से स्टार्ट हो गया और ई पे जाके एंड हो गया, तो यहाँ पे हमारी गेम ओवर हो जाती है, ठीक है। तो ये था, ये थोड़ा सा भाई इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से बनाया, कॉम्प्लिकेटेड सा लगा। मतलब स्टार्टिंग में एक बार तो मुझे भी कंफ्यूजन हुई कि ये क्या हो रहा है, वर्ड सही ढंग से बन नहीं रहे हैं, यहाँ पर एक बॉक्स कम लग रहा है, फिर मैंने देखा इधर वाई था, फिर मैंने देखा कि ये तो सक्सेसफुल, तो यहीं पर खत्म हो गया, दो बॉक्स खाली रह गए। फिर पर ये पता चला कि ये लाइव LIVE से है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, सोचना पड़ा चीजों के बारे में, तो फाइनली ये सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद है ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 थी। अब हमारी है एक्सरसाइज नंबर 5। 5 देखो, ये बड़ी एक अच्छी चीज है, एक नई चीज है आप लोगों के लिए। स्टडी द हाईलाइटेड पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि टेक्स्ट में से हैं, इनको पहले स्टडी करना है, इनके अंदर जो पंक्चुएशन मार्क्स है उनको। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, बट दैट यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन मेयरली कीपिंग माई अवार्ड्स। फिर देखोगे आप ये एक लंबा सा ऐसे डंडी लगाई गई है, हाइफन टाइप, ठीक है। द चैलेंज बिफोर यू वॉज टू अर्न योर ओन अवार्ड्स फॉर द वर्क दैट यू डिड इन योर लाइफ टाइम। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक लंबे वाला जो हाइफन जो है, मतलब जैसे हम इसको क्या बोलते थे, मैं तो भूल गई इसको, आई कांट रिकॉल राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। तो इस ये जो है ये एक लंबे वाला हाइफन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में फिर देखोगे आप राइटिंग, ठीक है, फिर से लंबे वाला हाइफन है, इवन डैश है, इवन इट इज इफ इट इज अ लेटर, फिर से एक डैश है। नॉट ओनली कन्वेज आर प्रेजेंट कंसर्न्स एंड व्यूज इन ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड इस, बट इट बिकम्स अ पोजेशन। तो ये जो लंबे वाला जो डैश है ना, और एक छोटे वाला डैश होता है, तो इनको EN डैश और EM डैश, ये जो है N डैश और M डैश बोला गया है। द हाईलाइटेड पंक्चुएशन इज अ लॉन्ग डैश, ठीक है, ये लॉन्ग डैश है, दैट कैन बी यूज टू लिंक वर्ड्स और नंबर्स और टू क्रिएट पॉज इन सेंटेंसेस। इसको किस लिए यूज किया जाता है, वर्ड्स को, नंबर्स को, जैसे यूज टू लिंक वर्ड्स को लिंक करने के लिए, या नंबर्स को, या फिर पॉज देने के लिए। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ दिस डैश, ठीक है। इस डैश के दो टाइप्स हैं, एक तो है एन डैश, एन डैश जो है वो थोड़ा छोटा होता है, जिसको हम हाइफन भी बोल देते हैं,
एंड द लॉन्गर एम डैश, ये थोड़ा सा लंबा होता है ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको बताया गया कि इनको यूज कब करना है, बहुत ईजी है। अभी आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। द एन डैश जो छोटे वाला है रिप्रेजेंट्स अ स्पैन और रेंज इन नंबर्स और डेट्स, ठीक है। ये यूज होता है किसी स्पैन के लिए या रेंज के लिए, नंबर्स के लिए। जैसे हम कहते हैं रोल नंबर 1 to 5, ठीक है। सो रोल नंबर 1 to 5, तब हम शॉर्टर जो डैश है वो लगाएंगे, शॉर्ट वाला डैश, एन डैश, ठीक है। जैसे इंडिया वॉन द सीरीज 2-1, रेफर टू द पेजेस 50 to 75, ठीक है, ऐसे करके। अगर एम डैश जो है वो किसके लिए यूज होता है, ये होता है थोड़ा लंबे वाला डैश। इट इज यूज टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब जब हम किसी चीज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। जैसे आप सेकंड सेंटेंस में देखो, राइटिंग, मतलब राइटिंग की बात कर रहा है, फिर बोल रहा है इवन इफ इट इज अ लेटर, चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो। फिर उसके बाद नोट ओनली कन्वेज, आप देखोगे ये वाला पार्ट अगर ना होता तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट होता। राइटिंग नोट ओनली कन्वेज आर प्रेजेंट कंसर्न्स, ठीक है। तो लेकिन यहां पर राइटिंग के बारे में एक्स्ट्रा बताया गया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। राइटिंग के बारे में जो है एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, सो ये होता है राइटिंग इवन इफ इट इज अ लेटर। तो यहां पर हमने लॉन्गर वाला डैश लगाया, इसको हम कहते हैं एम डैश। सो दिस इज यूज टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और टू शो अ चेंज इन थॉट, या फिर कभी थॉट को चेंज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है विद इन अ सेंटेंस। जैसे एग्जांपल दिया गया, द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन की बात हो रही है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, हेल्ड इन द मेन हॉल, फीचर लोकल आर्टिस्ट, ठीक है। मतलब ये अगर हम इसको ना भी लेते तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता ना, द एग्जीबिशन फीचर्स लोकल आर्टिस्ट, लेकिन एग्जीबिशन के बारे में बता रहा है कि वो एग्जीबिशन जो मेन हॉल में हुआ था। उसके बाद देखो, और आई बम्प्ड इनटू समवन अनएक्सपेक्टेड, मैं एकदम किसी अनएक्सपेक्टेड से टकरा गया, मतलब बाय चांस मिल गए तो। माई ओल्ड टीचर, अब ये इसी पर्सन के बारे में बता रहा है, माई ओल्ड टीचर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एन डैश और एम डैश का यूज होता है। मतलब आप सिंपल सा ये ध्यान रखना, अगर कोई सीरीज है, रेंज है, स्पैन है, जैसे 1940 से 1955 ऐसे करके, 2 से 10, ठीक है, या फिर मदर फादर, सन डॉटर ऐसे करके, या डे नाइट ऐसे करके कुछ वर्ड्स हैं, तो उनके अंदर तो शॉर्टर वाला डैश लगेगा, ठीक है। और अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है किसी चीज के बारे में, तब लॉन्गर वाला डैश लगेगा। उसके बाद यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि डू नॉट एड स्पेसेस अराउंड द डैश, एक तो जब हम इसका यूज करते हैं तो उसमें स्पेस नहीं लगाते हैं, एंड अवॉइड ओवर यूजिंग देम, और ये कहते हैं भाई ज्यादा भी यूज मत करना, पता लगे हर चीज ऐसे डैश डैश लगा के लिखे जा रहे हो, तो वो ज्यादा ओवर यूज भी इसका सही नहीं होता है, ठीक है। वैसे भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो खराब हो जाती है, मतलब हार्मफुल हो जाती है। अब हमें क्या करना है, रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड इंसर्ट ईदर एन एम डैश और एन डैश सुटेबली, ठीक है। हमें सेंटेंस रीड करना है और उसमें एन डैश या एम डैश लगाना है। तो पहला है, द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम March 15 to March 20, तो आपको पता चल गया होगा ये तो रेंज है, इसके अंदर क्या आएगा, छोटे वाला। आई लिव्ड इन कानपुर रायपुर फॉर 5 years नाउ, ये कानपुर में ही एक प्लेस को स्पेसिफाई कर रहा है कि कानपुर में, रायपुर में मैं 5 साल रहा, तो इसमें लंबे वाला डैश आएगा। उसके बाद द आर्टिस्ट नोन फॉर हर वाइब्रेंट पेंटिंग्स विल बी शोकेसिंग, अब आप देखोगे ना, ये वाला पार्ट अगर हम सेंटेंस में से हटा दें तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, द आर्टिस्ट विल बी शोकेसिंग हर वर्क इन गुवाहाटी। तो इसका मतलब है ये आर्टिस्ट के बारे में एक्स्ट्रा बताया गया, नोन फॉर हर वाइब्रेंट पेंटिंग्स, मतलब वो आर्टिस्ट जिसको उसकी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। तो इन दोनों के बीच में लंबे वाला डैश लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ई एम भी लिख देती हूँ, यहाँ पर ई एम लगेगा, एम डैश यहाँ पर, और पहले वाले में लगेगा एन डैश। फिर देखो फोर्थ है, द स्कोर्स फॉर द फाइनल मैचेस वर 2-3, तो ये 2 और 3 यहाँ पर एन डैश। फिर माई फेवरेट स्नैक्स, समोसा पकौड़ाज एंड जलेबीज आर ऑल फ्रॉम इंडिया, देखो ये माई फेवरेट स्नैक्स, इनको तीनों के बारे में बता रहा है कि मेरे फेवरेट स्नैक्स कौन से हैं, 3 नाम ले रहा है, समोसा पकौड़ाज एंड जलेबीज, और ये सब कहाँ से हैं, फ्रॉम इंडिया। तो ये जो समोसा पकौड़ाज एंड जलेबीज हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर इन दोनों में जलेबीज के बाद और समोसा से पहले क्या लगेगा, एम डैश। फिर द ट्रेन जर्नी फ्रॉम बेलागवी बेंगलुरु टेक्स लेस देन 10 hours, ठीक है। सो द ट्रेन जर्नी फ्रॉम, क्या है ये, बेलागवी बेंगलुरु, तो ये हो गया द ट्रेन जर्नी, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको फ्रॉम दिस टू दिस टेक्स लेस देन 10 hours। उसके बाद 7th है, आई जस्ट फिनिश रीडिंग द बुक
इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग, तो यहाँ पर एक डैश लगेगा। फिर द इवेंट विल टेक प्लेस ऑन September 1, September 5, इन दोनों के बीच में छोटा डैश लगेगा। तो ऐसे करके आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। नेक्स्ट है 6th वन, ये भी अच्छी है भाई, ये भी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। पहले आपको क्या करना है, इन हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ना है। योर्स, देयर, इट्स। वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स द मेडल वाज योर्स, ठीक है। हु वर ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज्ड दैट इट्स अ रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मेनी पीपल। अब इसमें आप ये देखोगे, आगे यही बताया गया, इसमें आप देखोगे ये जो योर्स है ना, इसका मतलब है तुम्हारा, ठीक है, मतलब ये एक प्रोनाउन है। देयर भी तुम उनका हो गया। लेकिन ये जो इट्स है ना, ये वाला इट्स नहीं है बिना कॉमे वाला, जिसमें अपोस्ट्रोफी लग जाता है। देखो दो इट्स होते हैं, एक तो ITS एक साथ, एक होता है IT फिर अपोस्ट्रोफी S, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एंड देन S हो गया। तो ये होती है इट इज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, इट एंड इज। ऐसे ही अगर ये आता, देखो अगर तो ये है योर तब तो तुम्हारा, अगर है ऐसे कॉमा लगा के योर, तो ये है यू आर का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो इस चीज से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। इन द गिवन सेंटेंसेस योर्स एंड देयर्स इंडिकेट पोजेशन, ठीक है, ये तो पोजेशन शो कर रहे हैं, मतलब कोई चीज किसी से बिलोंग करती है। समथिंग बिलोंगिंग टू यू एंड देम रेस्पेक्टिवली, बट इट्स डज नॉट इंडिकेट पोजेशन, रेदर इट इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नोट द फॉलोइंग डिफरेंसेस, यही जो मैंने अभी आपको बताया इसके डिफरेंस देख लो। अगर इट और फिर कॉमा और एस है तो इसका मीनिंग क्या है, इट इज या फिर इट हैज। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड, मतलब इट इज गेटिंग। फिर अगर ये इट्स सिंपल आता है तो इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग टू यू, सो द डॉग वैग्ड इट्स टेल्स, ठीक है, इट्स टेल, डॉग ने अपनी पूंछ हिलाई, तो यहाँ पर डॉग की पूंछ की बात कर रहा है। फिर है यू आर, ये क्या है, यू एंड आर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर गोइंग टू लव दिस बुक। और ये है योर, indicates that something belongs to you, can I have one of your books। नेक्स्ट फिर दे आर, दे ये है दे एंड आर, दे आर कमिंग टू द फील्ड ट्रिप। फिर ये है देयर, indicates possession, we should contact their manager। अब आपको क्या करना है, fill in the blanks by choosing the correct word from the options given in the brackets। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको चूज करते हुए आपको fill in the blanks करना है। प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग डैश असाइनमेंट बुक। अब देखो योर आएगा या यू आर आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, तुम्हारी असाइनमेंट बुक लेकर आना। सो प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग योर असाइनमेंट बुक, ठीक है, यू आर नहीं। फिर एट द टीम सेलिब्रेटेड डैश विक्ट्री आफ्टर द मैच, देयर या दे आर, टीम ने उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट की तो देयर। उसके बाद है डैश इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द हॉट समर डे, सो इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये वाला आएगा कॉमे वाला इट इज, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। आई कांट बिलीव डैश गोइंग टू द मैंगो फेस्टिवल टुडे, आई कांट बिलीव यू आर गोइंग टू द, ठीक है, तो ये यू आर है, सो ये कॉमा वाला आएगा। द स्टूडेंट सेड डैश एक्साइटेड फॉर द फील्ड ट्रिप टुमारो, द स्टूडेंट सेड दे आर एक्साइटेड फॉर द, ठीक है। उसके बाद द ट्री लॉस्ट इट्स लीव्स इन द विंटर, ट्री ने अपने पत्ते खो दिए, मतलब अपने पत्ते झड़ गए उसके, तो ये होता है इट्स, ये वाला, ठीक है, पोजेशन वाला, ITS, नॉट दिस वन। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, मतलब इसके आंसर्स। उसके बाद लास्ट हमारे पास, नॉट सॉरी लास्ट नहीं है, अभी एक नेक्स्ट और है। 7th हमारे पास है रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर एक आपको फ्रेजेस दिए गए हैं, पहले आपको ये पढ़ने हैं। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, ऑन द टेलीफोन, विद ग्रेट अबाइडिंग प्लेजर। उसके बाद है इन द चैप्टर्स दैट फॉलो। आप देखोगे इनके अंदर जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं इन, ऑन, विद, इन, ठीक है। तो ये जो इन, ऑन, विद, इन, ऑफ, एट, ये सब क्या होते हैं, ये होती हैं प्रेपोजिशंस, जो किसी चीज की मतलब पोजीशन के बारे में बताती हैं, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए बुक के ऊपर अगर कोई मोबाइल पड़ा है, सो माई मोबाइल इज ऑन द बुक, ठीक है। आप रूम के अंदर हैं, सो वी आर इन द रूम, ठीक है, ऐसे करके इनसाइड या इन या इनटू ऐसे करके। तो ये सब प्रेपोजिशन होती हैं, लेकिन इन प्रेपोजिशन को आगे कुछ वर्ड्स जो है वो उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। तो ये जैसे है ना, इन टुडेज, आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में,
ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन के ऊपर, तो वो ऑन को भी आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि किस पे, तो ये होती हैं prepositional phrases. At a certain time with equal respect and love, the given phrases are prepositional phrases. आगे ये बताया गया prepositional phrases are groups of words that begin with the preposition and include a noun or pronoun और as the object of the preposition. ठीक है, ये सब जो पीछे सेंटेंस के जो on के बाद है, in के बाद है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं इस preposition के. These phrases provide additional information about time, place, manner, cause, direction और relationship. Now complete the following sentences with prepositional phrases. कुछ नहीं है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस आपको इसको कंप्लीट करना है. The children played happily in के साथ आपको कुछ ऑब्जेक्ट लगाना है. So in the garden, in the playground, in the room, जो मर्जी आप लगा सकते हो. Nisha plays the vase on the desk, on the table, on the almirah, कुछ भी, on the fridge, जो आपको ठीक लगे. We discuss the project in the class. ठीक है. प्रीति फाउंड द लॉस्ट बुक अंडर द टेबल, जो आपको ठीक लगे. उसके बाद द कैट स्लैप्ट ऑन द शेल्फ ऑन द डाइनिंग टेबल, कुछ भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. अब आ गए हैं भाई फाइनली हम लास्ट एक्सरसाइज पे. यस, दिस इज लास्ट. वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड्स. यहाँ पर हमें क्या करना है, जंबल्ड वर्ड्स में इनको रीअरेंज करना है एंड फ्रेजेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस. मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट करने हैं. तो जैसे पहला है बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर्स, द डॉग लाउडली, द हाउस वॉकिंग बाय. तो इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर ये है द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर्स. ठीक है, फर्स्ट का आंसर है. मेरी राइटिंग भी फिर से वैसी होने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अच्छे से लिखूं. द डॉग, उसके बाद बार्क्ड लाउडली. ठीक है, ये सही हो गया यहां तक. द डॉग बार्क लाउडली, किस पे लाउड, किसने उस पे बार्किंग किया है, एट द स्ट्रेंजर्स. और कौन से स्ट्रेंजर्स, ठीक है, ये देखो बार्क्ड हो गया, एट द स्ट्रेंजर्स हो गया, द डॉग हो गया, लाउडली हो गया. ठीक है, उसके बाद ये दो बच गए. सो एट द स्ट्रेंजर्स वॉकिंग बाय द हाउस. तो ये हो गया फाइनली हमारा सेंटेंस नंबर 1. यही थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी सब तो आसान है. सेकेंड है रोट माई क्लासमेट ड्यूरिंग द स्टोरी समर वेकेशन. तो इसका आंसर है माई क्लासमेट. रीअरेंज करते वक्त ना आप क्या किया करो, जैसे जो पार्ट हो जाए ना उसको कट कर दिया करो. जैसे माई क्लासमेट हो गया, उसके बाद रोट, माई क्लासमेट रोट, क्या लिखा, अ स्टोरी. ठीक है, और कब लिखी, ड्यूरिंग द समर वेकेशंस. ठीक है, ये जो समर वेकेशंस है इसको मैं SV लिख रही हूं. अब इसको कंप्लीट कर लेना. उसके बाद है थर्ड सेंटेंस, enjoyed under the trees they by the lake a picnic. So they enjoyed a picnic. ठीक है, उन्होंने एक पिकनिक एंजॉय की. कहां पर, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, बाय द लेक. ठीक है, लेक की साइड पे, मतलब लेक के किनारे. उसके बाद है फोर्थ वन, इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम हंग ही द पेंटिंग. सो फोर्थ का आंसर होगा ही हंग द पेंटिंग. उसने पेंटिंग हंग कर दी, टांग दी. कहां पर, इन हिज ग्रैंड फादर्स रूम. ठीक है, तो ये इसका आंसर था. हम चेक कर लेते हैं, सब आ गए हैं. सो ही हंग द पेंटिंग इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम. गुड. नेक्स्ट है लास्ट वन, फिफ्थ वाला, स्टडीड विद ग्रेट डिटर्मिनेशन फॉर स्टूडेंट्स द एग्जाम. तो इसमें क्या आएगा, स्टूडेंट्स, पहले आएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद आएगा स्टडीड. स्टूडेंट्स स्टडीड विद ग्रेट डिटर्मिनेशन. ग्रेट डिटर्मिनेशन एक साथ ही है, तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसको अलग अलग करना है या नहीं करना. सो विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, ओके, फॉर द एग्जाम. तो ये थे हमारे रीअरेंज, और यहां पर हमारी जो लेट अस लर्न वाली एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है फाइनली.
तो ये काफी इंटरेस्टिंग थी और काफी इंपॉर्टेंट भी है। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स में इसमें से काफी कुछ कवर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं एग्जाम बनाती हूँ, मान लो मैं क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ, तो मैं डेफिनेटली इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐड ऑन कर सकती हूँ, क्योंकि एक वैरायटी है ग्रामर के, मतलब एक्सरसाइजेस की एक वैरायटी है इस चैप्टर में। तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से देखना, सॉल्व करना, और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।